जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड सारे ख़त्म किए थे। तो हम नाइट्रोजन के एसिड्स डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के दो मशहूर एसिड हैं, एक का नाम है नाइट्रस एसिड और नाइट्रस एसिड का जो फार्मूला है वो आपके पास होता है HNO2 और एक है नाइट्रिक एसिड दैट इज़ HNO3। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को शो किया जाता है HNO2 से और ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन कहलाते हैं। मतलब ऑक्साइड्स तो हैं लेकिन हाइड्रोजन भी उसके अंदर शामिल है, तो ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन भी कहलाते हैं। तो नाइट्रस एसिड एक बड़ा ही अनस्टेबल एसिड है। अनस्टेबल एसिड है, ये बड़ा ही अनस्टेबल है क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी बड़ी जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। फॉर एग्जांपल इसकी डिकम्पोजिशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इसकी अनस्टेबिलिटी जो है उसकी रीज़न हमें पता चल जाती है। बेसिकली जब नाइट्रिक एसिड का कोई भी मॉलिक्यूल हो आपके पास HNO2 तो वो स्टेबल नहीं होता। तो जब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नाइट्रिक एसिड आपके पास है, नाइट्रस एसिड सॉरी, तो ये आपके पास फ़ौरन से जब आप इसको इवन की हीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस रखते रूम टेम्परेचर पे खुद ब खुद डिकम्पोज होकर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 के अंदर, दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड स्टेबल है लेकिन नाइट्रस एसिड इट इज़ वेरी अनस्टेबल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने ज़हन में रखना है। ओके, तो ये तो आपके पास हो गया। अब बाकी क्या बचे आपके पास? बाकी फिर आपके पास बचते हैं वाटर मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन निकल गया ना यहाँ से, एक हाइड्रोजन निकल गया, दो वाटर बच गए, दो हाइड्रोजन सॉरी बच गए, तो इससे कितने वाटर बनेंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे और बाकी फिर नाइट्रोजन भी दो बचे होंगे, तो उससे आपके पास क्या बन जाएंगे? दो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो मतलब जब भी ये डिकम्पोज होगा और आपके पास क्या बनाएगा? ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रिक एसिड बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि जब इसको बनाना होता है रिएक्शन के दौरान यूज़ करने के लिए तभी फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं ताकि ये फ़ौरन से यूज़ हो जाए, डिकम्पोज ना हो। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़हन में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इसको अगर हमने बनाना हो तो फिर किस तरह से बना सकते हैं। तो बड़े ही आसान मेथड है इसको बनाने के। पहला मेथड जरा सुन लें। पहला मेथड है कि हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है जो आपने नहीं पढ़ा सिलेबस में, दैट इज डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3। जब इस ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। मतलब इसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करवाते हैं HOH, दैट इज योर वाटर मॉलिक्यूल। जब बेटे इसके साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है HNO3 के अंदर। इसके अंदर HNO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल? दो, क्योंकि दो नाइट्रोजन थे। अब देख लें ऑक्सीजन भी आपके पास पूरे हैं। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? एक और तीन चार, तो यहाँ पे भी कितने हैं? दो और दो चार। तो ये आपके पास पहला मेथड ये है। लेकिन याद रखिएगा ये जो हम रिएक्शन करवाते हैं ये बहुत लो टेम्परेचर पे होता है, तकरीबन 0 सेल्सियस पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसको होने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए ताकि रेट ऑफ रिएक्शन सही हो। एक तो तरीका ये है इसको बनाने का। दूसरा आपके पास जो मेथड है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है कि जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं अच्छा, दूसरा मेथड जो है बेटे आपके पास वो है कि बेरियम नाइट्राइड ले लें आप। एक हमारे पास होता है बेरियम नाइट्राइड BaNO2 ट्वाइस, दिस कॉल्ड एज बेरियम नाइट्राइड। अब बेरियम नाइट्राइड का जब बेटे आप रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? आप रिएक्शन करवा रहे हैं किसी भी एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन करवा लेता हूँ इसका H2SO4 के साथ। तो जब हम बेरियम नाइट्राइड का H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास फिर क्या होता है? सिंपल सा एक काम होता है कि ये जो बेरियम होता है ये इस SO4 के साथ मिलता है और आपके पास क्या बना देता है? ये आपके पास बना देता है BaSO4, दैट इज योर बेरियम सल्फेट। बाकी क्या बचे? हाइड्रोजन और NO2, तो ये मिलते हैं और आपके पास क्या बना देते हैं? ये आपके पास भी बना देते हैं। एक हाइड्रोजन एक NO2 से मिला तो उसने क्या बना दिया? HNO2 और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे से मिला तो उसने क्या बना दिया? HNO2। तो मतलब इस तरह से आपके पास दो नाइट्रस एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इसकी जो प्रिपरेशन है आपके पास ये एज अ शॉर्ट सेक्शन आपके पास आ सकती है कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड को किस तरह से बनाया जा सकता है। और नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते थे, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एसिड जितने भी हैं ना तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। स्पेशली नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड इस काम के लिए बड़े मशहूर हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया आपके पास बेटे, पहले मैं इसकी एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपको कि आपके पास अगर HNO2 है, मैं कहता हूँ दो HNO2 के मॉलिक्यूल हैं
तो जब बेसिकली रिएक्शन करते हैं ना इसके साथ पोटाशियम आयोडाइड के साथ, इसके साथ पोटाशियम आयोडाइड के साथ, ये दो पोटाशियम आयोडाइड ना ले चले आप हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें, ठीक है, कुछ नई चीज़ कर लें, हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें। तो जब ये एक के साथ रिएक्शन करते हैं ना, पता तो आपको है हाइड्रोजन के लोग कितने हैं, 4, तो 4 हाइड्रोजन से कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 2, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो इनसे कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 2, H2O H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो पहले तो वो बना सकते हैं। और ये बाकी I2 बच गए, आयोडीन बच गए, I2 की फॉर्म में आ जाएंगे और बाकी आपके पास फिर क्या बच जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएंगे 2 नाइट्रोजन की ऑक्साइड। तो देखिए अब यहाँ पे जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड की -1 स्टेट थी प्लस, तो अब -1 से वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है, 0 में, तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। लॉस इलेक्ट्रॉन किया तो उसने अपना नेगेटिव चार्ज खत्म किया ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है इसने अपनी क्या कर ली, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से हुआ ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया उसने कर दी ऑक्सीडेशन। समझ आई बात। अच्छा बेसिकली पता क्या होता है, बेसिकली आपके पास किस तरह से नाइट्रिक एसिड मतलब जो है नाइट्रस एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। बेसिकली जो नाइट्रिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो आपस में ही पहले टूटते हैं रिएक्शन करके ना, तो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन है ना, इसके अंदर क्या बनाएगा, वाटर H2O, ठीक है ना, और एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकल जाता है। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनना होता है, 2 सॉरी, वो नाइट्रोजन का ये वाला ऑक्साइड बनते हैं। तो फिर ना देखिए एक ऑक्सीजन फिर भी बच जाती है, वहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4, तो एक इधर चला गया, 2 इधर चले गए, एक फिर भी बच जाती है। अब ये जो ऑक्सीजन बच जाती है ना आपके पास, ये आपके पास होती है एटॉमिक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म। और एटॉमिक फॉर्म ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज ए नेसेंट। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नेसेंट। तो ये आपके पास कैसी ऑक्सीजन बच गई, नेसेंट ऑक्सीजन। असल में ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, यही आपके पास ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है, यही ऑक्सीडेशन करती है, यही आप कह लें एक तरह का आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर पता क्या हुआ होगा, पहली क्वेश्चन में आपके पास इन्होंने आपस में रिएक्शन किया होगा और बना लिए होंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये वाले और वाटर बना लिया होगा ए, फिर वो ऑक्सीजन एक बचा होगा, उस ऑक्सीजन ने मतलब मैं मान लो अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकला था ये इससे, ठीक है ना, तो वो ऑक्सीजन जो होगा उसने 2 हाइड्रोजन को मिला के और वाटर बना दिया होगा और आयोडीन अलग रह होंगे। तो चलो ये तो होगी बात की बात। असल में ये ऑक्सीजन ही है जो आगे फर्दर बिहेव करता है, फर्दर रिएक्शन करता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर गैस है ना कोई भी, लाइक SO2 है, SO2 है, तो SO2 अगर कई जगह पर प्रेजेंट है ना, तो ये ऑक्सीजन आता है और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है आपके पास H2SO4। मतलब SO2 गैस को H2SO4 में ऑक्सीडाइज करने के लिए भी आपके पास ये नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। इसको अगर आप पूरी क्वेश्चन बना के लिखना चाहें, आप पूरी क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यही होगा कि आपके पास जो नाइट्रिक एसिड होगा वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब अगर मैं इसकी पूरी क्वेश्चन बना के लिखूँ, पूरी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, लाइन लगाते हैं और जो चीज़ अपोजिट साइड पर वो काटते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये इससे कट गया, ठीक है, ये वाटर इससे कट गया, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ होगा, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन अगर आप समझने के लिए करना चाहें तो ये होगा कि 2 नाइट्रस एसिड के मॉलिक्यूल और एक SO2 का मॉलिक्यूल ये आपस में मिले होंगे और इन्होंने बना दिया होगा H2SO4 और इन्होंने बना दिया होगा आपके पास 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ओवरऑल ये रिएक्शन होता है आपके पास। तो लेकिन देखें यहाँ तो भी ऑक्सीडेशन ही हुई है ना, मतलब देखें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, एक यहाँ पे -4 है, एक ऑक्सीजन की -2, 2 है तो -4, तो यहाँ पे +4, लेकिन जब H2SO4 में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो 6 आती है, तो मतलब 4 से +6 में जाना है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो इसने एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव किया है। तो ये सेकंड एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हैं। तीसरी एग्जांपल ना बड़ी मज़ेदार है इसकी, वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि आपके पास है SnCl2, टिन का डाइक्लोराइड। ओके, जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड फॉर एग्जांपल आप ले लें HCl 2 मॉलिक्यूल, इसके साथ HNO2 के साथ, तो ये ना SnCl4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो टिन डाइक्लोराइड है वो टिन टेट्राक्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, होना तो फिर वही है जो पहले होता था कि आपके पास 2 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं, 1 और ये 2। अब इन दोनों ने आपस में फिर से रिएक्शन करना है और मैं इसके लिए ओवरऑल लिखना चाहूँ तो लिख तो सकता हूँ
लेकिन इन दोनों ने आपस में फिर से रिएक्शन करना है और इन्होंने फिर से वही ऑक्सीजन बनाना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाने हैं और वैसे फर्दर रिएक्शन चलेगा। लेकिन मैं इसको सिंपल रखता हूँ। हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन है, तो ये कितने वाटर बना सकते हैं, 2, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बना दो, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना दिए। अच्छा ठीक है, तो मतलब यहाँ से ये चीज़ें निकल चुकी हैं आपके पास, आपकी आसानी के लिए ये मैं कर रहा हूँ। 2 हाइड्रोजन यहाँ से जा चुके हैं और 2 यहाँ से, 2 वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो यहाँ से फिर एक एक ऑक्सीजन निकल चुका है वाटर के साथ, तो पीछे क्या बच चुके हैं, 2 नाइट्रोजन के ये वाले ऑक्साइड, बाकी के बच गया ये 2 क्लोरीन, ये जाके उधर ऐड हो जाएंगे और आपके पास क्या बना देंगे, SnCl4। तो यहाँ पे इसकी भी ऑक्सीडेशन हुई है, क्यों, देखो जरा, यहाँ पहले था कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इधर 1 के ऊपर -1 तो 2 के ऊपर -2, ओवरऑल लाने के लिए 0, इधर भी +2 आना पड़ेगा। लेकिन इधर देखिए, इधर अब 4 क्लोरीन हो गए तो -4 आ जाएगा टोटल, तो इसके ऊपर भी +4 आ जाएगा। तो मतलब +2 से +4 का जो सफर है वो कैसे होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो मतलब ये जो नाइट्रस एसिड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है। अल्कलीज के साथ रिएक्शन देखो एसिड है, तो अल्कली के साथ कोई भी अल्किल लो, फॉर एग्जांपल आपके पास NaOH है, मतलब बेस है, उसका HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो जब भी कोई एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, HOH मिले, क्या बन गया, वाटर, और इसके अलावा बाकी क्या बन गया आपके पास, NaNO2, सॉरी यहाँ पे 2 था, तो ये आपके पास बन गया सोडियम नाइट्राइड। तो मतलब हमेशा साल्ट और वाटर ही बनेंगे। अब इसका एक रह गया रिएक्शन, वो आपके पास है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के साथ, मतलब अमाइंस के साथ। तो नाइट्रस एसिड के आखिरी रिएक्शन रह गए थे, 2 रिएक्शन बाकी हैं बेसिकली, एक था रिएक्शन विद अमाइंस और दूसरा रिएक्शन है विद रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है जो आपका नाइट्रस एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्शन करता है, वो मैंने अभी पीछे बताया आपको, और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी आपके पास एक्ट कर सकता है जो आपका नाइट्रस एसिड है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप इसका रिएक्शन एसिडिफाइड KMnO4 के साथ करवाएं, ठीक है ना, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ करवाएं तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करता है काम, मतलब उसमें से ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है। और किसी चीज़ में से हम ऑक्सीजन निकाल लेते हैं तो हम उसकी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, डेफिनेटली हम उसकी रिडक्शन कर रहे हैं, तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, दूसरों से ऑक्सीजन को निकाल सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास मान लिया KMnO4 है, आपके पास कह लेंगे KMnO4 है और KMnO4 का रिएक्शन करवाते हैं आप H2SO4 के साथ, आप KMnO4 ले लें, H2SO4 ले लें और 3H2SO4 ले लें और 2 KMnO4 ले लें, ठीक है ना। तो होता पता क्या है, पहले तो जो आपके पास जो आपने KMnO4 लिया एसिड के अंदर, वो आपस में रिएक्शन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसने एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करना है, वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो अब देखिए ज़रा होगा क्या कि यहाँ से 2 पोटाशियम है, 2 पोटाशियम एक SO4 के साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे, ये बना देंगे K2SO4। क्या बन गया, K2SO4। इसने 2 पोटाशियम यहाँ जो थे उन्होंने एक सल्फेट को मिलाया और K2SO4 बना दिया। अब पीछे क्या बच गया, MnO4 वगैरह, ठीक है ना। तो Mn जो है कितने हैं, 2, ये यहाँ से SO4 के साथ मिलाएंगे और ये 2 आपके पास क्या बन जाएंगे, MnSO4, ठीक है ना। अब बाकी हाइड्रोजन गिन लो कितने हैं, ठीक है, 6 हैं, तो 6 से कितने वाटर बन सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बनेंगे 3 बेटे वाटर के मॉलिक्यूल्स, ओके। अब बाकी जो वाटर भी बन जाते हैं फिर भी हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन बच जाते हैं, और कितने ऑक्सीजन बच जाते हैं, तकरीबन बेटे 5 ऑक्सीजन अभी भी बाकी। बुक में ऐसे नहीं है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि मान लिया आपके पास एक बीकर था और उसके अंदर आपने KMnO4 लिया था, और KMnO4 जाहिर सी बात है इसका कोई कलर होगा, और ये जो आपने KMnO4 लिया है ये इन द प्रेजेंस ऑफ कोई एसिड लिया है, एसिडिफाइड KMnO4। तो जब एसिडिफाइड KMnO4 के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना नाइट्रस एसिड ऐड करूँगा तो इसका कलर डिस्चार्ज कर देगा, मतलब इसके साथ रिएक्शन कर देगा, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। तो जो आपके पास एसिडिफाइड KMnO4 है वो असल में इस फॉर्म में रिएक्शन करके आपके पास मौजूद हो सकता है। तो पहले तो ये होता है, उसके बाद फिर जो आपका ये जो नाइट्रस एसिड होता है HNO2, ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन उधर से पैदा हुआ है ना, उस ऑक्सीजन को लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है HNO3 के अंदर, ये ऑक्सीजन एक नाइट्रिक एसिड में ऐड हो जाती है। तो अगर मुझे इसकी नेट इक्वेशन लिखनी है तो पहले मुझे तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब ऊपर 5 ऑक्सीजन है तो मुझे नीचे भी इस इक्वेशन को, इस साइड को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर भी 5 ऑक्सीजन हो जाए, ताकि मैं इन दोनों को आपस में कट कर सकूँ।
तो अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हो गए, तो ये 5 ऑक्सीजन इस 5 ऑक्सीजन से कट जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो अब हमारे पास नेट इक्वेशन हम लिख सकते हैं, और नेट इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी लिख लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास इस साइड पे, इस साइड में हमारे पास है 2KMnO4। ओके, अब देखो ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो इस साइड पे हमारे पास 5 क्या है HNO2 और बाकी क्या है 3H2SO4। तो अगर हम ये लेंगे तो फिर क्या रिएक्शन होगा कि आपके पास प्रोडक्ट्स में क्या बनेगा, बनेगा K2SO4 एक, दो क्या बनेंगे MnSO4 और क्या बनेगा 3 आपके पास बनेंगे H2O, और ये कितने बनेंगे 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ना भूलिएगा। आपके पास 5 क्या बन जाएंगे नाइट्रिक एसिड। तो मतलब अब यहाँ पे जो KMnO4 था वो था प्लस Mn, जो इसमें था Mn, ये आपके पास कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था +7 में, किसमें +7 में। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, लेकिन यहाँ पे बेटे जो आपके पास MnSO4 बना है इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है। मतलब ये देखो इसके ऊपर -2 तो इसके ऊपर कितना आ रहा है +2, मतलब उसने Mn जो पहले +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था उसको +2 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मतलब जो आपके पास नाइट्रस एसिड है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग की एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल होगी। इसको मैं कह देता हूँ ये एग्जांपल नंबर है 1। ये मैंने जरा ओपन करके लिख दिया, आपकी बुक में ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है। एग्जांपल नंबर 2 में आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवा दूँ, फिर क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ क्या करेगा, ये ब्रोमीन को भी बेटे ब्रोमीन के साथ भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपके पास है HNO2 और इसका रिएक्शन करवा देता हूँ मैं Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो देखिए क्या होगा, होना क्या है कि आपके पास ये जो Br है, ठीक है ना, ये जो Br है और ये जो Br है, ये बेटे आपके पास एक Br इस H को मिलाएगा, क्या बना देगा, क्या बनाएगा भाई, H और Br मिले एसिड बन जाएगा, और उस एसिड का नाम क्या है HBr। तो दूसरा Br भी तो यही करेगा ना, दूसरा Br करेगा, दूसरा Br एक H यहाँ से लेगा और क्या बना देगा, वो बना देगा 2 HBr। मतलब टोटल हमारे पास जो Br है वो हाइड्रोजन निकाल लेगा 2 यहाँ से और HBr में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और आपके पास बाकी क्या बच गया HNO2 और ये मिलेंगे आपस में और ये क्या बना देंगे दोबारा से नाइट्रिक एसिड HNO3। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास पहले Br2 था, Br2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी यहाँ पे ब्रोमीन की 0, क्योंकि वैसे तो 0 होता है अपनी नॉर्मल स्टेट में, लेकिन अब जब देखो इसमें यहाँ पर ये -1 में, ठीक है ना, -1 में है, मतलब इसने उसकी कर दी रिडक्शन, क्योंकि माइनस कब आता है जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अंडरस्टैंड? तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है आपका नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद अमाइंस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक। अमाइंस के साथ रिएक्शन करता है। अमाइंस कैसे होते हैं, कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर NH2 ग्रुप होता है उनको अमाइंस कहते हैं। याद रखिएगा, अब जब भी इसका नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, एक चीज़ मस्ट निकलेगी, वो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस। हमेशा याद रखिएगा जब भी रिएक्शन करवाएंगे अमाइंस के साथ। चलो 2 रिएक्शन है, पहले देखते हैं रिएक्शन विद यूरिया और उसके बाद रिएक्शन देखते हैं विद एनिलीन, ठीक है ना, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों के साथ। मतलब मान लिया हमारे पास पहला रिएक्शन है विद यूरिया, नाइट्रस एसिड का यूरिया के साथ रिएक्शन। अब यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है C++O NH2NH2। रिएक्शन इसका किसके साथ है, रिएक्शन है इसका HNO2 के साथ। कितने मॉलिक्यूल चाहिए हमें, 2 चाहिए। अच्छा, इनका रिएक्शन अब कैसे होता है मैं इधर ही कर देता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, जब यूरिया के अंदर हम नाइट्रस एसिड ऐड करते हैं ना, तो आपके पास क्या होता है, पहले तो आप गिन लो हाइड्रोजन कितने हैं, ये देखो 2 4 और ये 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन से कितने वाटर बन सकते हैं, तो 6 हाइड्रोजन से बन सकते हैं 3 वाटर। तो सबसे पहले तो आप बना लो 3H2। और मैंने कहा जब भी रिएक्शन करेगा अमाइंस के साथ नाइट्रस एसिड क्या बनाएगा, नाइट्रोजन गैस। तो वो नाइट्रोजन गैस कहाँ से बनती है कि ये वाला एक नाइट्रोजन
और ये वाला दूसरा नाइट्रोजन, ये मिलते हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बनती है वो आपके पास है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है ना। अब पीछे फिर हमारे पास बचता क्या है, एक नाइट्रोजन यहाँ से आ जाएगा और दूसरा नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, दूसरा नाइट्रोजन आएगा यहाँ से, ये और ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। पीछे क्या बचता है हमारे पास, पीछे बच गया कार्बन और ऑक्सीजन, और इसके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने ऑक्सीजन है टोटल, 4 और ये 5, 3 यहाँ पे निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो 2 अभी भी आपके पास बाकी हैं, तो मतलब वो किस फॉर्म में आएंगे फिर, CO2 की फॉर्म में। मतलब जब आप यूरिया के ऊपर ऐड करते हैं क्या नाइट्रस एसिड, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, नाइट्रोजन गैस बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और सिर्फ पानी बच जाता है नीचे। तो देख लें इसने यूरिया का क्या हाल कर दिया। तो यूरिया के साथ रिएक्शन जब होता है तो नाइट्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है। पहला रिएक्शन हो गया आपके पास ये। दूसरा रिएक्शन ये है कि इस नाइट्रस एसिड को ना हम एनिलीन से फिनॉल बनाने में यूज़ करते हैं। बेसिकली तो इसका पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन मैं इसका अभी रिएक्शन आपको सिंपल करके दिखाता हूँ विद एनिलीन। कि एनिलीन के साथ अगर आपका रिएक्शन करेगा, अब एनिलीन किसे कहते हैं, एनिलीन कहते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास क्या लगा हो, NH2, चैप्टर 9 में पढ़ा था, आपको पढ़ाया था मैंने एनिलीन किसे कहते हैं। तो एनिलीन के हैं। अब एनिलीन के साथ जब हम किसका रिएक्शन करवाएं, नाइट्रस एसिड का। अच्छा, नाइट्रस एसिड को अगर मैं ऐसे लिख लूँ HONO, फिर भी HNO2 ही है ना, एक ही बात है। पता क्या होता है, पहला तो वही कि आपने क्या करना है, पहले तो ये नाइट्रोजन गैस निकालो ना, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन ये मिले और इन्होंने मिल के क्या बना देना, सबसे पहला काम इन्होंने बनाना है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस चलो जी, ओके ना। अब फिर क्या होता है, बाकी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और क्या बना देते हैं, H2O, योर वाटर मॉलिक्यूल। फिर बचता है OH। फिर वो जो OH होता है ना बेटे, वो जाके आपके पास बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है। मतलब ये जो OH है अब ये बेंजीन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। बेसिकली इसका मैकेनिज्म है, लेकिन हम इसको भी जनरल पढ़ रहे हैं। तो आपके पास जब OH अटैच हो जाएगा तो ये आपके पास क्या बन गया, फिनोल, ठीक है ना। तो एनिलीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए इसको हम इसका नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। नाइट्रस एसिड इसी के साथ खत्म होता है, ये बड़ा ही अनस्टेबल एसिड है और इसके जो रिएक्शन है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। रिएक्शन विद अमाइंस, कि हाउ नाइट्रस एसिड रिएक्ट विद अमाइंस लाइक यूरिया एंड एनिलीन। बाद दफा आ जाता है हाउ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, और हम ढूंढ रहे होते हैं कि ऑर्गेनिक में कोई कन्वर्जन ही नहीं थी, हालांकि वो इस चैप्टर से आई होती है कि हाउ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगला एसिड पढ़ेंगे, दैट इज नाइट्रिक एसिड, दिस वन इज नाइट्रस एसिड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।